व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम लोग अकाउंट्स में जो काम करने वाले हैं उसमें हम लोग अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट को आगे बढ़ाएंगे। राइट, अगले 15 दिन में मैं आपको पूरा का पूरा अकाउंटेंसी रिवाइज कराऊंगा और मैं पीछे से चालू कर रहा हूं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं, जिसका एक पार्ट मैंने आपको पहले कराया हुआ है, तो वो भी मैं इसी में अटैच कर रहा हूं ताकि एग्जाम के टाइम पे जब आप रिवीजन करो तो आप बहुत अच्छे से इस पूरे ही वीडियो को देख के सब कुछ रिवाइज कर पाओ, सारी एडजस्टमेंट्स रिवाइज कर पाओ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, और इसके अंदर हम लोग सारी एडजस्टमेंट्स को क्विकली रिवाइज करेंगे, चीजें देखेंगे और चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन, एंड कमेंट सेक्शन में जाके अटेंडेंस लगा देना, सर डे 1 डन। लेट्स बिगिन। नाउ सर, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट? ये होता क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट? तो देखो, आपके पास यहां पे बस एक शब्द नया है, वो क्या है? एडजस्टमेंट्स। सर एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब है? बच्चों, एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल कर देते हैं तो हम देखते हैं कि यार हम लोगों से ये चीजें लिखनी रह गई, जैसे किसी पर्टिकुलर मंथ की सैलरी देनी रह गई, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगले साल की थी वो इस बुक्स में लिखी गई हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी एंट्रीज करनी रह गई हैं, बहुत सारी कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उन सबको हम क्या बोल देते हैं? एडजस्टमेंट्स बोल देते हैं। तो इन सब एडजस्टमेंट्स को जब हम लास्ट में करते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, सिंस अकाउंट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, तो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स दो प्लेसेस पे जाएंगी। अब सर वो दो प्लेसेस कौन सी हो सकती हैं? हो सकता है ट्रेडिंग और बैलेंस शीट हो सकता है P&L और बैलेंस शीट हो सकता है ट्रेडिंग P&L हो। बट जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो शॉर्ट बैलेंस शीट में तो जा ही रही हैं, उसके साथ साथ दूसरी जगह भी कहीं ना कहीं लिखी जा सकती हैं। तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं बच्चे, वो आपको ध्यान रखना है कि वो दो प्लेसेस पे रिकॉर्ड होंगी। ठीक है सर, कितनी एडजस्टमेंट्स हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में लगभग 22 एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको सीख के चलनी है। मैं आपको सारी एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। सर हम किस फॉर्म में ये चैप्टर कर रहे होंगे? बच्चों, आज मैं आपको लगभग 10 एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। कल और परसों हम उन 10 पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। देन मैं आपको नेक्स्ट 10 रिमेनिंग एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, फिर हम उस पे क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आज हेडिंग डालते हैं एडजस्टमेंट्स। आज मैं एडजस्टमेंट्स आपको सिर्फ लिखवाऊंगा ही नहीं, एडजस्टमेंट्स में आपको सारी समझा भी दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी एडजस्टमेंट में। ठीक है, सबसे पहली एडजस्टमेंट हमारी जो आती है बेटा जी, वो आता है क्लोजिंग स्टॉक, जिसको आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, या आपने विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भी लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक साल के लास्ट में होता है, जब बुक्स बंद हो चुकी होती हैं तो हम स्टॉक को मेजर करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ पे लिखा जाता है? तो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, आपको पता है ये चीज, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। दूसरी जगह बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा जाता है। तो याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक की दो जगह कौन कौन सी है, दो घर कौन कौन से हैं क्लोजिंग स्टॉक के? एक तो है बेटा जी ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, दूसरा है बैलेंस शीट का एसेट साइड। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों एडजस्टमेंट आती है सबसे पहली, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बता दो। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। इसका मतलब मेरा कोई इस साल का खर्चा था, वो ड्यू हो गया है लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं करा है। अब आप ये समझो कि सपोज मेरी सैलरी जो है वो 500 रुपये पर महीना है जो मैं अपने एम्प्लॉय को देता हूं। ठीक है, अगर 500 रुपये पर मंथ की सैलरी है तो 12 महीने की कितनी बैठी? 6000 रुपए, ऐसा बैठा। अब सपोज एडजस्टमेंट में ऐसे लिखा हुआ है कि 2 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब यह है कि अभी हमने अपनी बुक्स में 10 महीने की सैलरी ही लिखी हुई है, यानी हमने सिर्फ 5000 ही लिखी हुई है, क्योंकि 2 महीने की तो आउटस्टैंडिंग है ना, 2 महीने की तो देनी बाकी है ना। अब देखो, अगर 2 महीने की देनी बाकी है,
हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोई एक्सपेंस किया है या नहीं किया है, फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसा आया है या नहीं आया है, अगर कोई चीज इस साल की है तो आप लिख दो, अगर कोई खर्चा इस साल का है तो आपको इसी साल बुक्स में लिखना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आपने कैश दिया है या नहीं दिया है। अगर मैं इस साल का खर्चा इस साल नहीं लिखूंगा तो मेरी बुक्स गलत शो करेगी ना चीजें। अगर कोई इस साल की इनकम है, मुझे इस साल कोई पैसा मिलना था, जिसने पैसा देना है उसने बोला भैया प्लीज अगले महीने दे दूंगा, तो अगर मैंने उसको अगले महीने लिख दिया और साल चेंज हो गया तो इस साल की इनकम कम हो गई, तो अकाउंट गलत बन गई या नहीं बन गई। तो अगर कोई खर्चा इस साल का है बेटा, देना रह गया है, कोई बात नहीं, लिखो आप उसको इसी साल में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल में आएगा, है ना, तो उसको मैं पे कब करूंगा, अप्रैल में पे करूंगा। बट क्या वो अप्रैल का खर्चा था? खर्चा तो वो मार्च का ही था ना, तो उसको रिकॉर्ड मार्च में ही करना चाहिए, समझे। तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको एक्सपेंस में प्लस करना है। सर एक्सपेंस में क्यों प्लस करना है? बच्चों देखो, अगर सैलरी 2 महीने की यहाँ पे देनी रह गई है तो मैं 2 महीने की सैलरी यहाँ पे प्लस करूंगा तो ही तो ये एक्चुअल खर्चा बन के मेरा सामने आएगा, है ना। तो आप सबसे पहले तो एक्सपेंस में प्लस कर दो। अब वो एक्सपेंस अगर सपोज वेजेस है तो वो ट्रेडिंग में प्लस हो जाएगा, सैलरीज है तो वो P&L में प्लस हो जाएगा। तो एक तो एक्सपेंस में जोड़ो। दूसरी जगह कोई भी खर्चा आपका देना रह गया है तो वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आ जाएगा, क्योंकि आप उसको अब आने वाले साल में पे करोगे। बट बुक्स में तो रिकॉर्ड कर दिया ना आपने कि देखो भैया ये मेरी लाइबिलिटी हो गई, है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप इस तरीके से बुक्स में शो करते हो। तीसरा क्या होता है सर? थर्ड होता है बच्चों हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है बच्चों पेड इन एडवांस। आपने कोई खर्चा अगले साल का कर दिया। पेड इन एडवांस का मतलब तो यही है कि कोई पैसा आपने एडवांस में दे दिया। अब देखो बच्चों, अगर मैंने कोई भी पैसा एडवांस में दे दिया तो वो इस साल का तो था ही नहीं। अगर इस साल का नहीं था तो क्या मुझे इस साल की बुक्स में लिखना चाहिए था? भाई जो खर्चा इस साल का है ही नहीं वो इस साल की बुक्स में क्यों लिखना है? लिखना ही नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको एक्सपेंस में से हटाओगे, क्योंकि अगले साल का है ना। अगर अगले साल का खर्चा इस साल लिखा गया तो गलत हो गया, तो एक्सपेंस में से माइनस करो, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखो। सर एसेट साइड में क्यों लिखते हैं? आप कोई भी खर्चा करते हो जो आपने एडवांस में दिया तो आपके लिए वो फायदे का काम करेगा, है ना। अगर मैंने अपनी स्कूल की फीस एडवांस में दे दी तो मेरा एसेट है, मैं बैठ के आराम से पढ़ाई करूंगा उसमें, राइट। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? नंबर 4 होता है बच्चों हमारे पास, प्लीज इसको लिख के चलना। नंबर 4 होता है हमारे पास एक्रूड इनकम। सर व्हाट इज एक्रूड इनकम? एक्रूड इनकम को बच्चों हम लोग बोलते हैं अर्नड इनकम। अर्नड का मतलब होता है कि मैंने कमा ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तो मुझे अगर मैंने मार्च में पढ़ा लिया तो मार्च की सैलरी अप्रैल में मिलती थी। अब सर अगर मैंने मार्च में पढ़ा लिया तो मेरी सैलरी तो मार्च की है ना, वो अलग बात है कि अप्रैल में मिलेगी, बट ये मेरी इनकम होनी तो मार्च की चाहिए। तो पैसा मिला या नहीं मिला इट डजंट मैटर, आपको बुक्स में मार्च में ही लिखना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको हमारी इनकम में प्लस कर देते हैं। जो भी इनकम होगी P&L के क्रेडिट में ही हमारे पास ये प्लस हो जाएगी। P&L की क्रेडिट साइड में इनकम में प्लस हो जाएगी। दूसरी जगह मेरा पैसा है, मुझे लेना है, मिलना है, तो बैलेंस शीट की एसेट्स साइड में रिकॉर्ड करी जाएगी, ठीक है। फिफ्थ होता है बच्चों अनअर्न्ड इनकम। सर व्हाट इज अनअर्न्ड इनकम? अनअर्न्ड का मतलब होता है बेटा जी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मुझे कोई इनकम एडवांस में मिली हुई है। तो बच्चों अगर मुझे कोई भी इनकम एडवांस में मिली है तो ध्यान रखना वो इस साल की है ही नहीं। अगर इस साल की है ही नहीं तो फिर सर क्यों लिखे हम बुक्स में से? तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। हम हमारी इनकम में से माइनस कर देंगे इसको, और दूसरी जगह हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिख देंगे। अगर आप कोई भी पैसा एडवांस में रिसीव करते हो तो आप उसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में शो करते हो कि आपने पैसा ले लिया, अब आपको इसके बदले की सर्विसेज अभी परफॉर्म करनी है, तो आपकी लाइबिलिटी है बेटा, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 आता है बेटा डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन कैसे दिखाएंगे? देखो डेप्रीसिएशन होता है किसी भी एसेट की वैल्यू का कम होना। एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो आपके लिए नुकसान हो रहा है।
कोई भी एक्सपेंस या लॉस हो वो P&L के डेबिट साइड में आता है। तो एक तो डेप्रिसिएशन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड शो करोगे, दूसरी जगह आप इसको बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस करके दिखाओगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू को कम करता है, तो एसेट में से ही माइनस करके आप इसको दिखा दोगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, डन सर। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है बच्चों जब बिजनेस ओनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करता है। ओनर ने जैसे बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में ना लगा के वो बैंक में रखता, बैंक भी तो इंटरेस्ट पे करता। सिमिलरली बिजनेस भी ओनर को इंटरेस्ट पे करता है। इंटरेस्ट पे करता है तो बिजनेस का खर्चा है, इसलिए P&L के तो डेबिट साइड में आता है। ओनर को मिलता है तो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। सर कैपिटल कौन सी साइड में शो हो रही होती है? लायबिलिटी साइड में बेटा। तो बैलेंस शीट में कैपिटल में ही उसको प्लस कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट होता है बच्चों हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? जस्ट इसका रिवर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में क्या होता है? ये बिजनेस ओनर से लेता है कि भैया आपने पैसा विड्रॉ करा तो आप भी तो हमें ब्याज दोगे, तो यहाँ पे बिजनेस का फायदा है, तो P&L की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है क्योंकि बिजनेस का फायदा है। दूसरी जगह सर ये बैलेंस शीट में ही कैपिटल में से माइनस किया जाता है, चाहे ड्राइंग्स हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, दोनों ही कैपिटल से माइनस हो जाती हैं। ओके डन सर, समझ गए। नंबर 9, नाइन्थ एडजस्टमेंट होती है बेटा जी बैड डेट्स। सर व्हाट इज बैड डेट? बैड डेट का मतलब होता है कोई पैसा मर जाना। मुझे कोई पैसा लेना था डेटर से ही तो लेना होता है, उसने पैसा नहीं दिया, वो भाग गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसा दे ही नहीं पाया, तो मुझे अगर कोई पैसा किसी डेटर से लेना था वो नहीं दे पाया तो मेरा नुकसान हो गया। तो सारे लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। तो पहले तो P&L के डेबिट साइड में आएगा, दूसरी जगह कहाँ पे आएगा सर? दूसरी जगह ये एसेट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर में से माइनस किया जाएगा। डेटर में से माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि डेटर से ही तो पैसा लेना होता है, उसने नहीं दिया तो आप डेटर में से माइनस कर दो। नंबर 10 क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है बच्चों की अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ डेटर्स हमें पैसा नहीं देंगे, मैं डाउटफुल हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डेटर्स मेरा पैसा नहीं देंगे, आई एम डाउटफुल, तो हम उसके लिए पहले से ही कुछ पैसा प्रॉफिट में से निकाल के साइड में रख लेते हैं, जोड़ना शुरू कर देते हैं कि शायद डेटर पैसा ना दे तो एकदम से हमें नुकसान ना हो। हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में से पहले ही पैसा निकाल लेते हैं। अब देखो प्रॉफिट तो P&L की क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन किया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से पैसा निकालना है तो डेबिट साइड में ही लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को P&L की डेबिट साइड में ही शो करते हैं। अब ये बैड डेट से रिलेटेड है तो समटाइम्स हम बैड डेट्स में ही, अगर बैड डेट्स पहले से गिवन है तो हम इसी में प्लस कर देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी, ऐसे दिखा देते हैं हम। ये तो पहले से है, ये इसी में जोड़ दो तो वैल्यू बाहर आ जाती है, ऐसे हम इसको शो कर देते हैं। ठीक है, तो या तो आप P&L के डेबिट में दिखा सकते हो, बैड डेट्स में ही प्लस कर दो क्योंकि वो भी डेबिट में ही आ रहा है, और दूसरी जगह इसको भी हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर में से माइनस करते हैं। ठीक है, डेटर में से ही इसको माइनस करते हैं क्योंकि प्रोविजन डेटर पे ही बनता है बच्चों। ठीक है, सेम होता है हमारे पास ऐसा ही एक और एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो सर ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या होता है? तो देखो बच्चों, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डेटर्स मेरे सारा पैसा नहीं देंगे, वो मेरे से कुछ ना कुछ डिस्काउंट मांगेंगे। तो अगर मेरे डेटर्स मेरा सारा पैसा नहीं देंगे, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मांगेंगे, तो हम उसके लिए भी पहले से ही प्रोविजन बना लेते हैं। फिर से प्रोविजन है तो P&L के डेबिट साइड से बनेगा, पैसा निकाल के आपको बाहर रखना है तो आप इसको भी क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही लिखते हो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नाम से, और दूसरी जगह बैलेंस शीट के एसेट में डेटर्स में से ही माइनस कर लेते हो।
ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे 11 एडजस्टमेंट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सही है, आप सबको नोट डाउन कर लो, सबका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इनके बिना तो मज़ा नहीं आने वाला, राइट। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 से 4 तक का ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नहीं लिखा, देन 5 से 8 तक का ये स्क्रीनशॉट ले लो, देन ये लास्ट हमारे 4 एडजस्टमेंट्स हैं। बिना समय को व्यर्थ करते हुए फटाफट से हम लोग एक ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना देंगे। सर ट्रेडिंग P&L कैसा होता है? ट्रेडिंग P&L नहीं आता तुम्हें नालायक हो, सारे के सारे नालायक हो रहे हो। ये हमारा ट्रेडिंग हो गया, ये हमारा P&L हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इनको कंबाइंड भी बना सकते हो, मतलब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट लिख के एक साथ भी बना सकते हो, एक ही बात है। सही है, तो ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर हम बना देंगे बैलेंस शीट। आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई, इतनी ठंडी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके यहाँ पे भी ठंड है या नहीं है, कौन से एरिया में आप रहते हो, वहाँ सर्दी है या नहीं है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलो भाई शुरू करें। आओ सर। बच्चों कभी भी एडजस्टमेंट्स वाला क्वेश्चन दिया हो ना, मैं तो कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे मुझे करना पड़ेगा, मेरा बोर्ड अलाउ नहीं करेगा, इसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप स्टार लगा लिया करो उस पर्टिकुलर चीज़ पे जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ लेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक पे एक स्टार लगा लो, डेप्रीशिएट मशीनरी तो मशीनरी पे एक स्टार लगा लो। तो इससे क्या होगा, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तो आप भूलोगे नहीं कि कहाँ पे एडजस्टमेंट था। डेटर पे प्रोविजन बनाना है, ठीक है, रेंट एंड रेट्स पे एडजस्टमेंट है और इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, ओके। तो उन सब पे स्टार लगा लेना ताकि आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट है, ओके। लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 8000। अब सोचो फटाफट से ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? सर ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में आता है, हाँ जी। टू ओपनिंग स्टॉक 8000। अब ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग भी होगा, लेकिन वो एडजस्टमेंट में होगा तो दो जगह आएगा। एक तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल्स की जगह छोड़ेंगे, माइनस सेल्स रिटर्न की जगह छोड़ेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब एक एडजस्टमेंट है तो दो जगह आएगी, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में आता है। चेक करो मैंने आपकी कॉपी में लिखवाया है। सर कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों 20,600। 20,600 का क्लोजिंग स्टॉक है। 20,600 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। अब ध्यान रखना बेटा जी, ये एडजस्टमेंट है तो ये दो जगह जाएगा। मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये एडजस्टमेंट है, ओके डन सर। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया है 220 का, परचेज दिया है 126 का। 220 का सेल, 220 का सेल, 126 का परचेज। टू परचेजेस 1,26,000। तो देखो सेल्स है 220, परचेजेस हैं 126। 126 के परचेजेस हैं, सेल्स 220 लिख दिया। देन वी हैव वेजेस। अब देखो बच्चों वेजेस है और सैलरीज है, तो वेजेस तो ट्रेडिंग में जाएंगी, सैलरीज P&L में जाएगी, है ना। आपको पता होना चाहिए वेजेस ट्रेडिंग का पार्ट है। वेजेस कितना है? प्रोडक्टिव वेजेस 56,500, 16,000 की सैलरी, 56,500, 56,500 और सैलरी है 16,000। एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं क्योंकि अगर ग्रॉस लॉस आ गया तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। तो वेजेस भी लिख दिया मैंने, सैलरी भी लिख दिया मैंने। सर वेजेस या सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था? डेप्रिशिएट मशीनरी नहीं, वेजेस एंड सैलरीज पे तो नहीं था, ठीक है सर। वेजेस भी हो गया, सैलरी भी हो गया। देन यू हैव स्टोर्स कंज्यूम्ड। स्टोर्स कंज्यूम्ड का मतलब होता है बच्चों जो गुड्स आपने खुद अपने पास ही यूज कर लिए। जो गुड्स आपने खुद अपने पास ही यूज कर लिए, फैक्ट्री में ही यूज हो गए, तो ये तो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो गया। तो स्टोर्स कंज्यूम्ड याद रखना ट्रेडिंग में ही आ जाएगा। 6050 स्टोर्स कंज्यूम्ड, टू स्टोर्स कंज्यूम्ड 6050। इसका मतलब ये फैक्ट्री में ही यूज हो गया माल, ठीक है सर। स्टोर्स कंज्यूम्ड भी हो गया। देन हमारे पास कैरेज है,
कैरेज भी ट्रेडिंग में आता है, 3050 का कैरेज है, 3050 का हमारे पास कैरेज। ठीक है जी, ये भी हो गया सर। उसके बाद क्या है, हमने कैरेज भी लिख दिया। रेंट, रेंट पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट था, है ना। ये देखो, रेंट में 400 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ओके, रेंट है कितना, रेंट है बच्चों 5200। तो सबसे पहले तो हम रेंट लिखेंगे कहाँ, 5200 P&L में। तो टू रेंट 5200। सर रेंट तो फैक्ट्री का भी हो सकता था बच्चों, तब बताएगा कि दिस इज फैक्ट्री रेंट। अगर कुछ भी नहीं लिखा ना तो आप बस P&L में लिख के छोड़ दोगे। ओके, अब लिखा हुआ है इसके अंदर 400 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो 400 का सिक्योरिटी डिपॉजिट का हम क्या करें बेटा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका एसेट होता है। आप कोई भी पैसा कहीं डिपॉजिट करते हो, दैट इज योर एसेट। तो वो यहां क्या कर रहा है, इसमें से हटाओ, माइनस करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखो अगर आपको उसका मतलब पता है ना तो आपके लिए बहुत आसान है। 4800 ये हो जाएगा और 400 का सिक्योरिटी डिपॉजिट आप एसेट्स में लिख दोगे। दिस इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये भी आपका एडजस्टमेंट है, तो मैं स्टार लगा, दो जगह आ गया, यहां से माइनस वहां लिख दिया। ठीक है, रेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई काम नहीं है तो यहां से हटा दिया। सही हो गया सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट हट गया। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे भी आई गेस एडजस्टमेंट था। इंश्योरेंस प्रीपेड है बच्चों, देखो 120 का। अब देखते हैं इंश्योरेंस है कितना। इंश्योरेंस है 1320, 1320 का इंश्योरेंस है। तो कहां पे लिखते हो इंश्योरेंस, यहां लिखते हो टू इंश्योरेंस 1320। सर प्रीपेड का क्या मतलब होता है, प्रीपेड का मतलब होता है बच्चों पेड इन एडवांस। प्रीपेड का क्या मतलब होता है, पेड इन एडवांस। तो सर इस पेड इन एडवांस का क्या किया जाए, पेड इन एडवांस तो अगले साल का हो गया, तो इस साल में तो लिखना ही नहीं है, माइनस कर दो, माइनस करो प्रीपेड 120, यहां से हटा दो। 1320 में से 120 हटा दूं तो 1200 का बैठ जाता है। और आप कोई भी चीज प्री पे करते हो तो आपका एसेट है ना। आपने कोई भी चीज प्री पे करी है तो आपका एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस 120, ये भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, देखो तीनों ही एडजस्टमेंट दो दो जगह आ गई हैं। डन हो गया सर, प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, रेंट एंड रेट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया। मशीनरी, मशीनरी 52,000 क्या डेप्रिशिएट करनी है, यस 10% से डेप्रिशिएट भी करनी है। मशीनरी 52,000 की है, तो पहले तो मशीनरी एसेट्स में लिखो, मशीनरी 52,000। इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस होगा बच्चों। डेप्रीसिएशन एसेट की वैल्यू को कम करता है ना। तो एसेट का वैल्यू कम होगा 10%, 5200, 5200 ये कम हो जाएगा यहाँ से। और यही डेप्रीसिएशन इधर लिखा जाएगा, टू डेप ऑन मशीनरी 5200, 52,000 पे 5200 हमने यहाँ पे डेप लिख दिया। तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 52,000 माइनस 5200, 46,800, 46,800 की हमारे पास मशीनरी आई। ये डेप्रीसिएशन जो है ये एडजस्टमेंट है, तो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। ठीक हो गया, डन सर, ये भी समझ में आ गया हमें। उसके बाद क्या होता है, फिर बिल्डिंग दिया हुआ है। बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 67,000 का बिल्डिंग दिया हुआ है। बिल्डिंग पे डेप्थ तो नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, बस अब तो डेटर के एडजस्टमेंट बचे हैं, बाकी हो गया है। ठीक है, तो अब हमारा बिल्डिंग 67,000 का एज इट इज, 67,000 का बिल्डिंग आप एज इट इज बाहर लिख दोगे। एसेट होता है, जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस में है बेटा जी वो एक एक जगह जाएंगी, एडजस्टमेंट दो जगह जाएंगी, बस उसका ध्यान रखना है ना। डन सर, हाँ मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया। कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स 145,600, 145,600 का कैपिटल है। कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स 145,600, लो जी कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स 145,600 हो गया। उसके बाद कैपिटल के बाद क्या दिया हुआ है, डेटर्स 44,000 के डेटर्स हैं, इस पे एडजस्टमेंट है, इसको मैं अभी लास्ट में करता हूं। ठीक है, क्रेडिटर्स 20,000, लोन 15,000,
क्रेडिटर 20,000, लोन 15,000, लोन आपकी लाइबिलिटी है बेटा, वो 15,000। डेटर मैं अभी करता हूं क्योंकि बाकी अब कोई और एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो बाकी सब लिख के बस फिर डेटर की एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया। फर्नीचर कितने का है? 3350 का, 3350 का फर्नीचर। तो फर्नीचर लिख दो यहाँ पे 3350। फिर जनरल एक्सपेंस लिखा था, जनरल मतलब छोटे मोटे खर्चे, उनको यहाँ पे लिख दो 2। जनरल एक्सपेंस कितना है जी? जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस है बच्चों 2600 रुपये, 2600 का जनरल एक्सपेंस है, 2600 का जनरल एक्सपेंस है। उसके बाद क्या है? जनरल एक्सपेंस के बाद कैश है 1930, 1930 का हमारे पास कैश है। कैश आपका एसेट होता है, 1930 का आपके पास कैश है। उसके बाद क्या है? कैश के बाद बेड डेट्स, 1020 का बेड डेट्स और 6580 का बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस है 6580 और बेड डेट्स यहाँ पे लिखेंगे हम, बेड डेट्स 1020। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ठीक है। डन है सर। बेड डेट्स 1020 लिख लिया। अब डेटर बता दो कितने थे? डेटर थे 44,000, 44,000 के डेटर थे। यहाँ पे डेटर लिख दो 44,000 के बच्चों, हमने यहाँ पे डेटर लिख दिए, ठीक है। अब सर क्या एडजस्टमेंट है, आओ चेक करते हैं। डेटर पे क्या एडजस्टमेंट है? एक तो 5% तो प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पे। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि सारे डेटर पैसा नहीं देंगे तो उसका प्रोविजन बनाओ। फिर डिस्काउंट पे भी प्रोविजन बनाना है 2.5%, ठीक है। 5% डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन बना लेते हैं सबसे पहले। 5% कैसे बनेगा बच्चों? यहां से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका 5%, 44,000 का 5%, 2200, तो 2200 पहले यहां से माइनस करेंगे, ठीक है। और इसी प्रोविजन को आप यहां पे प्लस कर दोगे क्योंकि P&L के डेबिट में लिखा जाता है, तो इसी में जोड़ दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2200, ठीक है जी। तो मुझे जल्दी से बताओ फटाफट से, 44,000 माइनस 2200, 41800, तो ये वैल्यू आ गई। और यहां ये कितना टोटल हुआ? 3220, 3220 ये टोटल हो गया, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है 2.5%, तो बच्चों इसका बनेगा, इसका 41,800 का बनेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो 41,800 का 2.5% इंटू 2.5 अपॉन 100, 1045, 1045 ये माइनस करो, 1045, 40755 का तो डेटर बचा और 1045 का डिस्काउंट, वो भी इधर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1045। देखो मैंने आपको ये सारे सिखाए हैं कि कौन सी चीज कहाँ आती है, दो जगह आ गई। डेटर में से माइनस होने और P&L के डेबिट में आने हैं, ये बहुत सिंपल है, ओके, इसको ध्यान रखना। डन हो गया सर। सर क्या अब हम सीधा ट्रेडिंग का काम कर लें? देखो सब वही काम है, बस एडजस्टमेंट है और हर आइटम में कुछ ना कुछ एडजस्ट होगा, राइट। चलो अब इसमें आ जाओ जरा। रिटर्न कुछ है नहीं तो 2,20,000 ही रहेगा, 2,20,000 और 20,600, तो 2,40,600 तो इधर आ गया, 2,40,600, 2,40,600 में से 1,26,000 ये परचेज की अमाउंट आ गई। ये सब माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 2,40,600 माइनस 8,000 माइनस 1,26,000 माइनस 56,500 माइनस 6050 माइनस 3050, 41,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 2 GP
कैरिड डाउन, इसको ऐसे लिखते हैं 2GP कैरिड डाउन, ठीक है। फिर आप इसको ब्रॉट डाउन भी कर दोगे तो यहाँ पे लिखोगे बाय GP ब्रॉट डाउन, 41,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब बच्चों इसकी इनकम कोई नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट इनकम कोई नहीं हो, बस ये माल बेच के कमाता है जो भी कमाता है, इसको कोई इंटरेस्ट कमीशन रेंट वगैरह कुछ नहीं आता, सिर्फ माल बेच के कमाता है ये। अब 41,000 में से ये सब इसके खर्चे हैं, खर्चे कितने कितने हैं, 16,000 का एक खर्चा है, 4800 का एक खर्चा है, 1200 का एक खर्चा है, 5200 का एक खर्चा है, 2600 का एक खर्चा है, 3220 का एक खर्चा है और 1045 का एक खर्चा है। तो 6935 हमारे पास 6935 P&L आ जाता है। 6935 ये आ गया नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। अब ये कहाँ जाता है बच्चों, ये कैपिटल में प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस करेंगे हम नेट प्रॉफिट, कितना 6935, ये यहाँ पे जोड़ दो तो 145,600 में 145,600 में 6935 जोड़ो तो 152,535 आ जाएगा, 152,535। बस सर, अब आपको ये बैलेंस शीट का टोटल लगाना है दोनों साइड। अगर ये टोटल टैली हो जाता है तो आपने सब ठीक किया है, टैली नहीं होता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। प्लस 20,000 प्लस 15,000, 187,535, 187,535। अब इधर का टोटल करते हैं, 20,600, 400, 120, 46,800, 67,000, 3,350, 1,930, 6,580, 40,755, 187,535। देख रहे हो, तो एडजस्टमेंट के साथ भी क्वेश्चन कोई बहुत टिपिकल नहीं हो जाता, वैसे ही होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट कौन सी कहाँ जानी है ना। तो गाइज अब आप लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट्स देखी, उस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करा। अब हम आगे की एडजस्टमेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो हम फर्दर एडजस्टमेंट्स जो हैं वो देखते हैं, ताकि हमारी सारी ही एडजस्टमेंट्स आज डे 1 में खत्म हो जाए और डे 2 पे हम कुछ 2 क्वेश्चंस और करके चैप्टर समाप्त कर दें, राइट। तो आज जो सबसे पहली एडजस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना बेटा, दिस इज मोर ऑफ अ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने कोई लोन पे इंटरेस्ट देना है, वो अभी देना बाकी है। जैसे आपके ट्रायल बैलेंस में लोन दिखाई देगा और नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा इंटरेस्ट ऑन लोन 10%, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करना है, एक तो P&L के डेबिट साइड में लिखना है क्योंकि आपका खर्चा है, दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लोन में ही ऐड कर देना है, क्योंकि वो लोन से रिलेटेड है तो आप उसको लोन में ही प्लस कर दोगे। तो P&L के डेबिट में लिखना है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लोन में ही ऐड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। सर एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक क्या है बेटा जी, कोई भी लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, तो उस तरीके के केस में आपको क्या करना है। तो जब भी लॉस ऑफ स्टॉक होगा तो एक तो आप इसको ट्रेडिंग में परचेजेस में से माइनस करोगे। ट्रेडिंग में क्या करोगे आप, परचेजेस में से माइनस, जितना भी गुड्स चोरी हुए या आग लगी जो भी हुआ। दूसरा आप उसको बैलेंस शीट में नहीं, P&L में डेबिट साइड में लिख दोगे लॉस, सारा का सारा लॉस लिख दोगे। ये कब चलेगा, इफ गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं हुए तो एक तो आप परचेज में से माइनस करोगे, दूसरा आप P&L की डेबिट साइड में लिख दोगे इफ द गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। अगर सर इंश्योर्ड हुए फिर, तो मान लो सपोज 10,000 के माल में आग लगी है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 10,000 ही माइनस करने हैं और 10,000 ही लॉस में दिखाने हैं P&L के डेबिट में। कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं डेबिट साइड में होते हैं। अब मान लो कि 10,000 के गुड्स में आग लगी है,
जिसपे 6,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाएगा। अब बताओ, अगर 10,000 में 6,000 का क्लेम मिल जाएगा तो लॉस तो मात्र 4,000 रुपए का ही हुआ। लॉस तो मात्र 4,000 रुपए का ही हुआ। तो ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में बच्चों ट्रेडिंग में परचेजेस में से माइनस करोगे आप पूरा 10,000, क्योंकि माल तो गया ना, आग लग गई, चोरी हो गई, माल तो गया, तो परचेजेस में से तो पूरा माइनस कर दो। P&L के डेबिट में दिखाओगे जो एक्चुअल लॉस हुआ है। एक्चुअल लॉस हुआ 4,000 रुपए का, तो यहाँ पे 4,000 का लॉस दिखाएंगे। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिख दोगे 6,000, जो आपको पैसा लेना है। एसेट में क्या लिखना है? जो पैसा लेना है। सर किससे लेना है ये पैसा? ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेना है मेरा बच्चा। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट आपको लिखवा दिया मैंने, एबनॉर्मल लॉस का लिखवा दिया, इंश्योरेंस हो तब भी, इंश्योरेंस ना हो तब भी। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा जी चैरिटी इन गुड्स। अगर आपने चैरिटी करी, कोई गुड्स ऐसे ही दे दिए मुफ्त में, चैरिटी में दे दिए, तो फिर क्या करोगे आप? ट्रेडिंग में परचेजेस में से माइनस करोगे। गुड्स तो गए ना आपके पास से, परचेजेस में से माइनस करोगे। दूसरा, आप P&L के डेबिट में दिखा दोगे इसको, क्योंकि बिजनेस बोलता है हमारे तो कोई मोशन नहीं है भैया, हमारा तो नुकसान है। ओके, तो चैरिटी इधर दिखा दी। उसके बाद बच्चों आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो अगर आपने गुड्स को फ्री सैंपल्स के फॉर्म में दिया है तो फिर से परचेजेस से माइनस, क्योंकि आपके पास से तो माल गया, तो ट्रेडिंग में परचेजेस में से माइनस करेंगे। दूसरा, आप P&L की डेबिट साइड में ही दिखाओगे इसको भी कि भैया नुकसान हो रहा है। तो अगर आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल करते हो तो भी ये आपको P&L की डेबिट साइड में ही दिखाया जाता है। परफेक्ट हो गया जी। उसके बाद आता है बच्चों ड्राइंग्स इन गुड्स। अगर आप गुड्स निकाल के घर ले गए तो सर अगर ड्राइंग्स हुई है गुड्स में से तो सबसे पहले फिर से परचेजेस में से माइनस, गुड्स निकाल के घर लेके गए हो। दूसरा, बैलेंस शीट में कैपिटल में से भी माइनस, क्योंकि ड्राइंग्स तो कैपिटल में से माइनस ही होती है, राइट? तो आप कैपिटल में से भी इसको माइनस कर दोगे। ड्राइंग्स इन गुड्स के बाद क्या आता है बच्चों हमारे पास? ड्राइंग्स इन गुड्स के बाद आता है मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर्स कमीशन बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले आपको परसेंटेज में दी हुई होगी। तो अगर आपको परसेंटेज में दी हुई है तो ये ध्यान रखो, सबसे पहले तो या तो नेट प्रॉफिट पे निकलेगी या फिर ग्रॉस प्रॉफिट पे निकलेगी। ये क्वेश्चन बताएगा कि मैनेजर की कमीशन नेट प्रॉफिट पे निकालनी है या ग्रॉस प्रॉफिट पे निकालनी है। सर इसको लिखेंगे कहाँ हम? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, सावधान इंडिया सवाल है बच्चों। इसके कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैनेजर कमीशन वाला सवाल जरूर कराऊंगा। तो P&L के तो डेबिट साइड में आएगा मैनेजर्स कमीशन, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी जगह कहाँ पे आएगा? दूसरी जगह बच्चों बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में हम लिख देंगे कि ये हमें कमीशन देनी है। ओके, अब जो मैनेजर कमीशन है ना वो दो तरीके से आ सकती है। या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा लिखा होगा 5% ऑन नेट प्रॉफिट, या फिर ऐसा लिखा होगा 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बच्चों अगर आपको कभी भी ये वर्ड मिले ना आफ्टर चार्जिंग, तो यहां पे प्लीज एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे तो हम नॉर्मली करेंगे नेट प्रॉफिट इंटू 5/100। भैया परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते हो, लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग है तो आपको क्या करना है? नेट प्रॉफिट इंटू 5/105। डिनोमिनेटर में उतना ही प्लस कर देना है। सपोज 10% होता तो नेट प्रॉफिट इंटू 10/100। यहाँ पे क्या करते? नेट प्रॉफिट इंटू 10/110। सपोज 20% होता, नेट प्रॉफिट इंटू 20/100। यहाँ पे क्या करते? नेट प्रॉफिट इंटू 20/120। तो देखो अगर आफ्टर चार्जिंग वर्ड आए ना तो आपको करना है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बस इसका ध्यान रखना अगर कमीशन आफ्टर चार्जिंग निकालनी है।
फिर ये होता क्या है बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, ये जब क्वेश्चन करोगे ना तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा कि बिफोर चार्जिंग वाला प्रॉफिट कौन सा होता है और आफ्टर चार्जिंग वाला कौन सा होता है, राइट। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर चार्जिंग में ऐड करना है और कहां कहां पे लिखना है। ओके डन सर। नंबर 7, गुड्स परचेज्ड एंड omitted टू बी रिकॉर्डेड। हमने माल खरीदा बेटा और रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अगर हमने माल खरीदा और रिकॉर्ड करना भूल गए तो हम एक तो परचेजेस में प्लस करेंगे, क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं तो परचेजेस में प्लस करो। दूसरी जगह हम लिखेंगे इसको हमारे बैलेंस शीट में क्रेडिटर में, क्योंकि आपने माल खरीदा है तो आपने पैसा देना है, तो बैलेंस शीट के क्रेडिटर्स में प्लस कर दो। नंबर 8, गुड्स सोल्ड and omitted to be recorded। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपने माल बेचा और आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आप क्या करोगे, इसको एक तो सेल्स में प्लस करोगे, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में सेल्स में प्लस करोगे। दूसरा आप इसको बैलेंस शीट में डेटर में प्लस करोगे। आपने माल बेचा तो आपको पैसा लेना है, डेटर से लेना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों लास्ट होता है हमारे पास गुड्स sold on approval basis and considered as sales। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का क्या मतलब होता है बच्चों कि हमने माल बेचा था और हमने ये बोला था भैया देखो अगर आपको अच्छा लगा तो रख लेना, अच्छा नहीं लगा तो वापस कर देना। हमने माल दे दिया, सामने वाले ने कुछ भी नहीं बताया, ईयर एंड हो गया, तो क्या मैं उसको एक्चुअल सेल मानना चाहिए? अगर आप एक्चुअल सेल मान लोगे बच्चों तो आपकी इनकम बढ़ के आ जाएगी, जिसपे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, जबकि पता नहीं कि बिका भी है या नहीं बिका है, वो पैसे भी देगा या नहीं देगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्चुअल सेल नहीं मानेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको सेल्स में से माइनस करना है, याद रखना सेलिंग प्राइस पे, सेल्स में से हटाओ। ओके, दूसरा बच्चों अपने डेटर में से हटा दो, डेटर में से माइनस कर दो, ये भी सेलिंग प्राइस पे। आपने माल बेचा हुआ है तो आपने डेटर में ही बढ़ाया हुआ होगा, सेल में भी बढ़ाया हुआ होगा, तो सेल से भी हटाओ, डेटर से भी हटाओ। अब आपने हटाया तो माल वापस तो आया, तो फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक में इसको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है ना, दोनों जगह, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि इसकी 4 एडजस्टमेंट्स होंगी, सेल से माइनस, डेटर से माइनस, क्लोजिंग स्टॉक में प्लस, और क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे इस चीज का ध्यान रखना। तो बेटा जी 11 एडजस्टमेंट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाई थी, 9 मैंने आपको आज लिखवा दी। यही आपकी मेजर एडजस्टमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स में होती हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके पास 20 की 20 एडजस्टमेंट आ गई, एक क्वेश्चन आ गया, तो डे 1 में आप आज ये पूरा एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। कल यानी कि डे 2 में मैं आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तुम अपने एग्जाम्स के लिए बस एक जो मैंने पहले कराया हुआ है आज वाली वीडियो में वो वाला क्वेश्चन कर लेना, और 2 जो कल कराऊंगा वो वाला कर लेना, इससे बाहर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम बाकी चैप्टर्स का रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे आने वाले 15 दिनों में। तो पूरा 15 दिन में अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स तुम्हारा सारा रिवाइज करा दूंगा बहुत ही शानदार तरीके से, और मजा आ जाएगा, राइट। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस, शेयर करना सबके साथ, और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।